नमस्कार। बीपीएससी के द्वारा बहुप्रतीक्षित लंबे समय से जिस रिजल्ट का इंतजार किया जाता था, वो रिजल्ट अब आ गया। बीपीएससी 67th मेंस का रिजल्ट आ गया है और इस दरवाजे में प्रवेश के लिए जिनको बुलावा आया है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। और निश्चित रूप से मेरी ओर से और पूरे आस्था आईएएस की टीम की ओर से, जो टीचर्स ने जो जिन बच्चों का मार्गदर्शन किया और मुख्य परीक्षा में उनका सिलेक्शन हुआ, मेंस में उनका सिलेक्शन हुआ है और वो अब इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, वो उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे लोगों को के लिए भी दो शब्द बोलना चाहूँगा जो इस महत्वपूर्ण एग्जाम में अपने प्रयास करने के बावजूद क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। कई सारे कारण रहे होंगे, ऑप्शनल भी उसका एक कारण हो सकता है कि आपका ऑप्शनल उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया जैसा कि दूसरे ऑप्शनल, चूंकि बीपीएससी 67 आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शनल के आधार पर ये अंतिम एग्जाम है, अंतिम एग्जाम हुआ था, तो उसमें ऑप्शनल भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा। लेकिन अब जैसा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और अब जैसा कि 68 का भी मेंस आपने दे दिया है और जिनका 67 में नहीं हुआ है और 68 का मेंस दे चुके हैं, वे लोग 68 मेंस के रिजल्ट का इंतजार करें। 69 का पीटी का एग्जाम भी सामने है, तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात यह है कि कई बार ऐसे किसी कारण से, दुर्भाग्य से, उचित समय नहीं आने के कारण, ठीक है, उनका जो एग्जाम देते हैं उसमें परिणाम फेवरेबल नहीं रहता है, तो बीपीएससी लगातार उनको मौके दे रहा है। जैसे 68 मेंस का मौका दिया, 69 का जो पीटी है उसका, 67 जो 78 है उसके लिए भी संभावना जरूर, जिस तरह से रेगुलर बीपीएससी चल रहा है तो उम्मीद उसके लिए भी किया जा सकता है। लेकिन 67th मेंस में जिनका नहीं हुआ है वो 68 अगर दे रखे हैं तो उसका इंतजार करें, उसके लिए इंटरव्यू की अपनी तैयारी करें। लेकिन ज़्यादा अभी समय, इम्पोर्टेंट टाइम है 69th पीटी के लिए। 69th पीटी पर अच्छे से अपना फोकस करिए जिससे कि ये मौका आपके हाथ से ना निकलने पाए और फिर आपका ये पीटी मेंस और इंटरव्यू में सिलेक्शन करके इससे आपको अपने सपने को पूरा करने का मौका मिले। लेकिन यह जो वीडियो है वो मुख्य रूप से 67 जो मेंस क्वालिफाई किए हुए लोग हैं उनके लिए है। ये आप सौभाग्यशाली हैं, इस दरवाजे में प्रवेश का अधिकार आपको प्राप्त हो गया है। अब ये है कि आप इंटरव्यू की अपनी कैसी तैयारी करते हैं। उस तैयारी से आप जो 120 नंबर का इंटरव्यू है उसमें आपको कितना मार्क्स मिलता है और मेंस में आपके क्या मार्क्स हैं, ये सब मिला करके अंतिम चयन का जो लिस्ट होगा उस लिस्ट में आपका नाम रहे। ये फिर से एक बार दोबारा मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामना देता हूँ, ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। अब ये है कि इस पूरे जो 67th मेंस के रिजल्ट के बाद जो इंटरव्यू है उसके लिए आस्था ये आईएएस की ओर से क्या तैयारी की गई है, ठीक है। तो इस संदर्भ में मैं जो बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रिपरेशन है, हमारे जो आपको सहयोग करने के लिए जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको सहयोग करने के लिए जो आस्था आईएएस ने जो अपनी तैयारी कर रखी है, उस तैयारी में एक है कि डॉक्यूमेंट्री प्रिपरेशन में आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको ये जो क्वेश्चन इस तरीके से बीपीएससी 67th इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बैंक, जो ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों द्वारा जो इसके पहले 66th में, 65th में, 64th में जा करके बीपीएससी में जो इंटरव्यू दिए और उनको जो प्रश्न याद रहे उसको उन्होंने, जो व्हाट्सएप ग्रुप उस समय बना था, उस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने अपना क्वेश्चन डाला और वो जो क्वेश्चन उन्होंने डाला उसी को एक जगह कलेक्ट करके और आपके सामने एक बुकलेट ये है हमारे, जो आपके लिए हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, जो वेरियस इशूज हैं उस पर। और उसमें जाएंगे तो जैसे ये किसी कैंडिडेट से पूछा गया, माने जिस सब्जेक्ट में, जिस लैंग्वेज में कैंडिडेट ने क्वेश्चन भेजा था उसी में उनके क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर दिया गया है। और आप जानते हैं जैसे 18/5/2022 को सेकंड शिफ्ट में ये जो क्वेश्चन पूछा कैंडिडेट से, कोई कैंडिडेट है उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया, भगत सर का बोर्ड था और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए तो फिजिक्स उनका ग्रेजुएशन में था, ऑप्शनल उनका हिंदी लिटरेचर था। तो इसको लेकर के ये निश्चित रूप से 66 वगैरह का इंटरव्यू है ये, तो उसमें जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट कर दिए गए हैं। इसी तरीके से दीप्ति मैम का बोर्ड है तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया, तो एक ये बुकलेट आपके लिए हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। और इसके आधार पर करीमी सर का बोर्ड है, तो यहाँ से फिर दीप्ति मैम का बोर्ड है। तो यहाँ से जो आपको लगता है कि आपके अपने बायोडेटा के अकॉर्डिंग क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इस बुकलेट से आप अपने लिए कुछ क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं।
क्वेश्चनायर बना सकते हैं और उस क्वेश्चनायर के आधार पे फिर आप अपना जो माइंड मेकअप करेंगे कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें क्या बेस्ट इंटरव्यू आंसर होगा। तो हमारी तरफ से एक जो एकेडमिक प्रिपरेशन है, डॉक्यूमेंट्री प्रिपरेशन है, उसमें इस तरह का एक बुकलेट हुआ। इस तरह के और 2 बुकलेट हैं जो हम आपके लिए तैयार कर रखे हैं। जो लोग ऑफलाइन में यहाँ पे दिल्ली में या पटना में, और जो ऑनलाइन में जो लोग रहेंगे, उनको ये ऑफलाइन वालों को तो हार्ड कॉपी दिया जाएगा, जो ऑनलाइन में होंगे उनको पीडीएफ इसका भेज दिया जाएगा। तो एक प्रिपरेशन का जो हमारा अस्थायी की ओर से आपके लिए जो प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन में एक ये डॉक्यूमेंट्री प्रिपरेशन है। जो सेकंड जो उसका जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन होता है जो क्लासेज, जो भी आपके बायोडाटा के अकॉर्डिंग जो कुछ कॉमन क्लास होता है। कॉमन क्लास में आता है कि जैसे आपका जो बिहेवियरल पार्ट है, उसमें कहाँ कहाँ पे आप फोकस करेंगे, किस किस आपके बायोडाटा के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ एक जो कॉमन बातें हैं उसको लेकर के क्लास होता है। फिर उसमें जैसे हॉबी है उसको लेकर के, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, कई बार करंट अफेयर्स को लेकर के। तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हम लोगों के पास 3 तरह के लोग हैं जो आपको एकेडमिक आपका गाइडेंस करेंगे। उसमें एक होता है मैं खुद हूँ, मेरा जो भी आज तक का एक्सपीरियंस है उसके बेस पर, या मेरे साथ जो बीपीएससी में ऑलरेडी इसके पहले के एग्जाम में जो सेलेक्टेड हैं, वो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में पूछे आपके कैसे हम दिल्ली में कैसे रहेंगे। वो तो वो जो यहाँ पे बिहार भवन है, बिहार भवन में काफ़ी लोग डिपुटेशन पे यहाँ पे रहते हैं, तो उनमें से लोग आकर के आपको जो बीपीएससी का उनका खुद का एक्सपीरियंस है उसको लेकर के, प्लस जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे हैं लोग, वो लोग भी अपना आपसे किस तरह से एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसडीएम बन जाते हैं तो एसडीएम के रूप में आप क्या काम करेंगे, आप बीडीओ बन जाते हैं क्या, डीएसपी बन जाते हैं क्या कर, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लेकर के। तो एक तो जो बीपीएससी में सिलेक्टेड लोग हैं उनका खुद का अपना एक्सपीरियंस और उनका जो काम का एक्सपीरियंस है उसके बेस पर, ये दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये रहेंगे। जो आपके जो गाइड रहेंगे वो ये रहेंगे। जो तीसरा कैटेगरी है वो है टीचर्स का। टीचर्स जो बिहार के टीचर्स जा रहे, क्योंकि बिहार के टीचर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बिहार को जीते हैं। कुछ एक आध 2 टीचर ऐसे भी हो सकते हैं जो, तो ऐसे एक ग्रुप ऑफ टीचर्स भी होंगे जो आपको वेरियस इंटरव्यू रिलेटेड इशूज पर, जो जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड इशूज पर आपको गाइडेंस करेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऑप्शनल के ऐसा कोई क्लास नहीं होंगे। ऑप्शनल का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें जो बेस्ट टीचर हैं, जैसे अभी तक आस्था इसमें जो ऑप्शनल का व्हाट्सएप ग्रुप रहा है उसमें राजेश मिश्रा सर जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस वाले व्हाट्सएप ग्रुप का वो एडमिन होते हैं। मैं उनको वो सारा जो ग्रुप ही उनको दे देता हूँ कि सर ये बिहार के बच्चे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप इसमें जो भी उनके क्यूरीज हैं उसको रिप्लाई करिए, ये ऑप्शनल पे। उस तरह से सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में जो धर्मेंद्र सर हैं, धर्मेंद्र सोशियोलॉजी वाले, उनको उसका एडमिन बना करके। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि वर्ड सब्जेक्ट वाइज जो ग्रुप होगा उसमें आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका वो मैसेज राइटिंग में या वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होता रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होता है। कोई भी टीचर ऑप्शन वाले हैं, अगर उसका जो भी बीपीएससी का जो अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये सारे लोग अगर उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं तो वो टीचर इतने जनरस होते हैं कि आपके जो भी क्यूरीज होंगे उसको वो जवाब देंगे। ठीक है, तो एक तो 3 कैटेगरी हमने बताया। एक तो जैसे मैं और मेरे जैसे जो लोग हैं, दूसरे हो जाते हैं कि जो ओवरऑल कोऑर्डिनेटर के रूप में रोल प्ले करते हैं, दूसरे जो हो जाते हैं जो बीपीएससी में सिलेक्टेड लोग हैं, ऑलरेडी वर्किंग हैं, और तीसरे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में जो आपको गाइड करेंगे। तो दूसरा जो हमारा जो आपके सहयोग के लिए जो हमारा प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन है ये एक एकेडमिक वाला। और तीसरा पार्ट होता है जो मॉक इंटरव्यू का होगा, और मॉक इंटरव्यू जानते हैं कि बहुत ही ज़रूरी होता है। और मॉक इंटरव्यू में आस्था इसमें हम लोग 3 मॉक ऑफर करते हैं कैंडिडेट को। अभी तक के अकॉर्डिंग मेरा मानना ये है कि 3 मॉक अच्छा होता है। 3 मॉक में पहला मॉक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे एकदम से आप अपने आप को सेटल कर लीजिए, जो भी बड़े हार्ड अर्न रिजल्ट आपको आया हुआ है इस रिजल्ट को आप इंजॉय कर लीजिए, और उसके बाद एक मॉक आप अस्थाई इसका जरूर दीजिए। उस मॉक का जो पहला मॉक होता है उसका उद्देश्य कहीं से भी आपका रिस्पॉन्स या आपके प्रिपेयर्डनेस को जांचना उसका उद्देश्य नहीं होता है। आपके मन में हमेशा एक उत्सुकता इस बात की रहती है कि भाई मेरा जो बायोडाटा है मुझसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपका एक ईगरनेस होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम आपको 2 मिनट 5 मिनट बताएं। इससे अच्छा है कि 3-4 पैनल में लोग रहें और वही आपके बायोडाटा के अकॉर्डिंग आपसे सारे क्वेश्चन पूछ लें।
अब वहां पे आप हो सकता है कि एकदम अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। आपको यहाँ पर फर्स्ट मॉक में ये कहीं से भी सोचने की जरूरत, आप वहां पे रिप्लाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप वहां पे सिर्फ इस बात के लिए आ रहे हैं कि आपको ये पता चल जाए कि आपके बायोडाटा में कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वहां दुखी होने के लिए नहीं होता है। और हम लोग जनरली क्या करते हैं कि मैं अपनी बात कहूं कि जब जनरली जो फर्स्ट मॉक में होता है, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में जब मैं वहां पे बैठा रहता हूं, तो मेरी कोशिश होती है बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चन, माने लाइन से ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछना, अलग अलग आपके बायोडाटा पर फोकस किया हुआ, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहां पे जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, अब वहां पे मैं ये वेट नहीं करता हूं कि आप क्वेश्चन का मुझे बेस्ट रिप्लाई करें, क्योंकि आपका रिप्लाई आप जानते हैं, आप अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं। मैं अगर उसको उस 2 मिनट जितने देर तक आप रिप्लाई करेंगे, उतने में 3-4 और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। तो ये आपका रिप्लाई फर्स्ट मॉक में रिप्लाई सुनने से ज्यादा अच्छा है कि आप क्वेश्चन सुनिए, ठीक है। और उस समय कई बार यूट्यूब वगैरह पे जब वीडियो जाता है तो लोग बोलते हैं कि अरे बोलने तो दीजिए। बोलने देने से वहां पे फर्स्ट मॉक में बोलने कैंडिडेट को बोलने देना उद्देश्य नहीं होता है। फर्स्ट मॉक में ये उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट का जो भी उसका एकेडमिक से लेकर के, उसका जो हॉबी है उससे लेकर के, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव माने जहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर के, कंटेम्प्रोरी इशू से लेकर के, ये सारे जो इशूज हैं इस पे उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये उस कैंडिडेट को पता चल जाए। सेकेंड मॉक बिल्कुल ही बड़े स्थिर से होता है, क्योंकि आपको पहले मॉक में पता चल चुका होता है कि किस तरह के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। आप उसके लिए तैयार होकर आते हैं। सेकेंड मॉक हम तभी लेते हैं जब आप खुद मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि अब मैं किसी भी तरह के क्वेश्चन को फेस करने के लिए तैयार हूं, तो फिर हम सेकंड मॉक के लिए आपको बुलाते हैं, ठीक है। और उसमें ये होता है कि आप अब बोलते हैं, आप हम लोग सुनते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ करके अब हम लोग सुनते हैं, अब आप बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो कमी रहती है उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको फीडबैक देते हैं। थर्ड मॉक एक कहा जाता है कि एक गेट टुगेदर टाइप कहा जाए, बड़े ही नॉर्मल उसमें कोशिश होती है, जो बोर्ड में पैनल में जो लोग होते हैं उनको इस बात का एडवाइस रहता है कि कैंडिडेट से ऐसा कोई हार्श क्वेश्चन मत पूछिए जो कि वो जवाब ना दे पाए, ठीक है, क्योंकि अब उनके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम कम है। अब उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उनका इंटरव्यू शेप ले चुका है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पूरे जो एरिया है उसको कवर कर लीजिए। लेकिन वहां पे कोई मैंने फंसाने वाला क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि फंसाने वाले क्वेश्चन से, क्योंकि तीसरे मॉक में बच्चा अगर डिप्रेस्ड होता है कि मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मेरा अदरवाइज तो बोर्ड चाहे तो क्वेश्चन फंसाने को तो फंसा ही सकता है। लेकिन अब वहां पे तीसरे मॉक में हमारा उद्देश्य कहीं से नहीं होता है फंसाना, आपका उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य आपको फंसाना नहीं होता है। पहले मॉक में हमारा उद्देश्य आपको फंसाना होता है, सेकंड मॉक में आपका उद्देश्य हमारा आपसे बराबरी की बातचीत होती है, और थर्ड मॉक में होता है कि आप हमें डोमिनेट करें, आप हमसे अच्छा, आप हमें हम ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जिससे कि आप हमें डोमिनेट करें। आप रिप्लाई दे करके आप खुशी से चॉकलेट खाते हुए यहाँ से जाइए, ऑल द बेस्ट जा करके, और बीपीएससी में इंटरव्यू दीजिए। मैंने इंटरव्यू को शेप देना, एक तरह से कहा जाए कि पूरे मॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपके इंटरव्यू को हम शेप दे देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कहा कि 3 तरीके का प्रिपरेशन हमारा है। एक प्रिपरेशन है डॉक्यूमेंट्स के लेवल पे, दूसरा प्रिपरेशन है क्लास के लेवल पे, और तीसरा प्रिपरेशन है हमारा मॉक इंटरव्यू के लेवल पे। जो ये मॉक इंटरव्यू की बात है, तो चूंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो इसलिए हम पटना में 3 मॉक नहीं करा सकते। पटना में सिर्फ 1 मॉक का 2 मॉक आप ऑनलाइन देंगे। जो भी बाहर से, दिल्ली के बाहर के लोग हैं, दिल्ली आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ सकते हैं तो ये जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन पे रहेंगे, जूम पे रहेंगे, ठीक है। ये जूम पे ऑनलाइन पे रहने से फायदा एक और होता है आस्था इसके ऐप पे, कि बहुत सारे बिहार में जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो जूम के थ्रू आपके साथ जुड़ जाते हैं, और लाइव सेशन में आप उनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। पहले वो अपनी बात बताते हैं, फिर आपको लाइव सेशन आप अपना भी क्वेश्चन उसमें पूछ लेते हैं। तो ये एक है। और लेकिन एक मॉक जरूर हम लोग, अभी जो सीडीपीओ का आया था, या ऑडिटर का था, या प्रोजेक्ट अफसर का था, ये तीनों मॉक से रिलेटेड, उसमें ऑडिटर वाले में और प्रोजेक्ट अफसर से रिलेटेड जो लोग थे उसका हम लोगों ने 2 दिन पटना में मॉक इंटरव्यू लिया था, मौर्य होटल में। 2 दिन तक ये इंटरव्यू चला था और हमने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू उसमें मॉक इंटरव्यू लिया था। खुशी की बात ये थी कि ये जो मॉक सेशन सब थे यहाँ दिल्ली में और पटना में, सब मिला करके अभी जो भी पीछे का रिजल्ट आया है, जो उसमें सीडीपीओ का फर्स्ट रैंकर अपने यहाँ से हैं, ऑडिटर के जो फर्स्ट रैंकर हैं वो भी अपने यहाँ से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसके पहले आप जानते हैं कि बीपीएससी 66 के जो फर्स्ट रैंकर थे वो अपने यहाँ से थे। भले ही उन्होंने अपने रिजल्ट आने के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फिर हमने एक यूट्यूब पर वीडियो बना करके उनको दिखाया था कि किस तरह से उनको हमने एक ग्रूम अप किया था, ठीक है। और उसके पहले वाले में भी जाएंगे। तो एक है कि जो हम लोग यहाँ पे आपके पीछे जो मेहनत करने के लिए अपने तैयार हैं, उस मेहनत का आप जरूर लाभ लीजिए, और लाभ लेकर के ये जो आस्था इसका
के द्वारा जो आपके इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन किया गया है उससे जुड़िए। और ये जुड़ना इसलिए भी जरूरी है और आपको सिंसियरली प्रिपरेशन करना भी इसलिए जरूरी है कि जो मेंस का अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसमें ये कहता है कि मेंस का रिजल्ट में जो कट ऑफ रहा है, जो मिनिमम कट ऑफ रहा है, उस पे 85 से 90, 80, 85, 90, जनरली 85 एवरेज 85 मार्क्स अगर आ जाता है तो मिनिमम कट ऑफ पर होने के बावजूद अगर 85 जुड़ जाता है तो रिजल्ट में नाम आ जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में 60 से कम नंबर आने के आ जाता है और फिर इधर मेंस में अच्छा नंबर आता है और इंटरव्यू में 60 से कम है तब भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। रेयर केस में ऐसा होता है, बहुत लोगों को हमने नहीं देखा है कि जिनका इंटरव्यू में 60 से कम हो वो बीपीएससी में उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो जनरली आपको कोशिश करनी चाहिए कि वर्स्ट केस में 60 से ऊपर, अच्छे केस में 90 से ऊपर, बेस्ट केस में 90 से ऊपर, और किसी भी हाल में आपको 80 से कम नंबर लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने कहा वर्स्ट केस में इंटरव्यू बिगड़ने लगा तब भी उसको संभालने की कोशिश करिए जिससे कि इंटरव्यू में 60 से कम ना आने पाए, 60 प्लस आ जाए। इंटरव्यू एवरेज रहे तो 80 प्लस रहे और बेस्ट हो तो 90 प्लस रहे, सिलेक्शन हो जाता है। 60 प्लस रहेगा तो मेंस का मार्क्स सिलेक्शन में रोल प्ले करेगा, 80 प्लस रहेगा तो फिर वहां पे आपका मेंस में कट ऑफ के आसपास भी रहेंगे तब भी सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, और 90 प्लस होता है तब तो कट ऑफ पे भी हैं तब भी सिलेक्शन होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी भी अगर मेंस का एग्जाम अच्छा नहीं गया था लेकिन फिर भी इंटरव्यू कॉल हुआ है तो आप उसका इंटरव्यू का बेस्ट प्रिपरेशन करिए, इंटरव्यू में कोई चांस मत छोड़िए। और हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग आपके लिए इंटरव्यू में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो फिर और आस्था आईएएस के साथ जुड़ने में कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि हम किसी भी, आपने देखा होगा अभी ऑडिटर का हुआ, सीडीपीओ के फर्स्ट रैंक कराए, ये हमने अपने इंटरनल जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो यूट्यूब होता है, जो टेलीग्राम होता है, उसी पे हम किसी कमर्शियल जो न्यूज़पेपर में या किसी कमर्शियल प्लेस पे किसी भी टॉपर का सिलेक्शन का कोई दावा नहीं करते हैं। हमारा जो सिलेक्शन होता है वो सारा प्योरली आपकी अपनी क्षमता पे, आपके अपने घर वालों के सहयोग से, आशीर्वाद से होता है। हम लोग एक टीचर के रूप में या संस्था के रूप में जो सपोर्ट बन पाता है वो करते हैं, और इसलिए हम कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में आप नहीं देख सकते हैं कि हमने किसी बीपीएससी में सिलेक्शन का कोई दावा किया हो। इंटरनल जरूर होता है, एक डायग्राम जरूर बना के दिखाते हैं, और इसके पीछे रीजन यही होता है कि भाई हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारे साथ जो भी अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग जरूर जुड़ें। अगर हम अपने जो भी प्रयास है उस प्रयास को अगर लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, या हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको हम कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते हैं, तो ये उनके लिए पॉजिटिव नहीं है। वो जहाँ पे जुड़े हैं, जो चीज़ें सब सहयोग ले रहे हैं, सारे स्टडी मटेरियल, नोट, सब कुछ जो ले करके वो कर रहे हैं काम, मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उससे इसका ये फायदेमंद है, ये पॉजिटिव है। इस बात की सूचना के लिए अपने से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको जरूर हम लोग ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम अन्य संस्थाओं की तरह कभी भी विज्ञापन में, कोई न्यूज़पेपर में या अदरवाइज हम फोटो या कुछ भी कोई दावा नहीं करते, आपके सिलेक्शन का हम दावा नहीं करते हैं। इंटरनल लोगों को जरूर बताते हैं कि देखिए हम लोगों ने प्रयास किया है तो इसका ये परिणाम आया है। ठीक है, बस इतना ही तक होता है। अब रह गई बात कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू के लिए जो आपके कहाँ कहाँ फोकस एरिया हो सकता है, जैसे कहा जाता है अपीयरेंस को लेकर के, वे ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर के, जो इंटरव्यू में जो आपका प्रिपरेशन का जो विभिन्न जो वेरियस सेक्टर्स हैं, जो वेरियस कहा जाए एक तरह से जो टॉपिक्स हैं, उसमें जैसे आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड में 2 पार्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ग्रेजुएशन जो बीटेक है, या जो अगर आपने उससे फर्दर स्टडी कर रखा है तो उसका जो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसको लेकर के। दूसरा जो आपका ऑप्शनल रहा है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये तो 2 हो जाते हैं। जो तीसरा पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, उसमें जाते हैं तो आपका जैसे हॉबी को लेकर के, कंटेम्प्ररी इशूज को लेकर के, आज के डेट में G20 की जो बैठक हो रही, उस टाइम पे, उस जब आपका इंटरव्यू हो, जो इंटरव्यू का आपका डेट होगा, उस इंटरव्यू के डेट पर जो आपसे उसके आसपास 2-3-4 दिन में जो न्यूज होंगे, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या बिहार हो, उसमें से उस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको कंटेम्प्ररी बोला जाएगा। फिर आपका हॉबी, जो भी आपने हॉबी, अगर एकेडमिकली आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार है, आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा तैयार है, कंटेम्प्ररी इशू आपने अच्छे से तैयार कर रखा है, तो हॉबी थोड़ा लो प्रोफाइल,
अगर हॉबी आपको सेलेक्ट करना है तो, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत आप भी जानते हैं कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होता है कि आपका हॉबी क्या है, क्योंकि वहाँ जनरली लोग हॉबी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर कोई हॉबी आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हॉबी प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़े से लो प्रोफाइल हॉबी रखा जाता है, यदि आपका एकेडमिक पार्ट बहुत स्ट्रांग है तो। क्योंकि आपका फिर कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि बोर्ड आपके एकेडमिक पार्ट पे ज़्यादा देर तक रहे, ज़्यादा फोकस किए। लेकिन अदरवाइज अगर एकेडमिक पार्ट पे में उस तरह से प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, कहीं आप जॉब करते हैं, तो फिर आप हॉबी को थोड़े से इंटरेस्टिंग टाइप का बनाइए, जिससे कि बोर्ड हॉबी पर थोड़ी देर रुके, 2-5 मिनट हॉबी पर रुके। तो ये हो गया, हमने कहा एक एकेडमिक वाले में 2 सेक्शन हुआ, एक आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, दूसरा आपका ऑप्शनल, तीसरा फिर जाते हैं तो आपका कंटेम्प्रेरी इशू, चौथा हो जाता है आपका हॉबी, पांचवा जो सेक्शन है वो जहाँ कहीं आप जॉब करते हैं तो उस जॉब कर रहे हैं उसके बारे में, इंडियन रेलवे में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, आप टीचर के रूप में काम करते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर एक छठा हाइपोथेटिकल हो जाता है। हाइपोथेटिकल में जैसे आता है कि भाई आप बीपीएससी में क्यों सिलेक्शन चाहते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, आपने बीएएस का ही सिलेक्शन, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सिलेक्शन क्यों किया है, आपने बीपीएस को प्रायोरिटी क्यों दे रखा है। ठीक है, तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कोई सिचुएशनल क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको डाल दिया गया है, आप वहाँ पे क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जो जॉब वाले लोग हैं कि भाई आप टीचर हैं, आप फिर यहाँ क्यों आना चाहते हैं, आप मान लीजिए कोई बैंक में हैं, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पे अभी तक आप रहे हैं उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसे यूज होगा। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसे होगा, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसे यूज होगा। ये भी एक होता है। एक और पार्ट होता है गैप ईयर का। गैप ईयर में जाएंगे तो उसमें आपको पता है कि भाई लोगों का कई कई बार गैप हो जाता है। ठीक है, तो गैप हो जाता है तो वहाँ पे उस गैप को भरना होगा। ये बोलने से, मैंने अभी ऑडिटर का इंटरव्यू जब हम लोग ले रहे थे तो बहुत सारे लोग बोल देते थे कि भाई प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तैयारी कर रहा हूँ, यही सब बोलते थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि बीपीएससी इस बार का जो 67th है वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतने सालों बाद, कई सालों बाद ये बहुत अच्छी वैकेंसी थी ये। ठीक है, तो इसमें आपको अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए तो यहाँ पर आप कोई कैजुअल अप्रोच नहीं लेंगे। कैजुअल अप्रोच का मतलब ये हुआ, आप ये नहीं बोलेंगे कि पीछे 6 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप उस गैप को भर करके अपनी, कहा जाए कि इंगेजमेंट शो करिए, यू आर सिंसियर अबाउट, ठीक है, यू आर सिंसियर अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, फॉर सर्टेन ड्रीम, फॉर अनसर्टेन ड्रीम। जो आप समझ रहे हैं कि बीपीएससी एक अनसर्टेन ड्रीम है, अनसर्टेन ड्रीम है, तो लेकिन कई बार आप प्रयास करके उसको निश्चित रूप से सर्टेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास, आप पेरेंट्स पे अभी भी डिपेंडेंट नहीं है, आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ करना अभी भी बीपीएससी में ये उम्मीद की जाती है कि जो कैंडिडेट आ रहा है इंटरव्यू देने वो कहीं ना कहीं जरूर इंगेज होगा। तो नेचुरली अगर पहले से सिलेक्शन है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपना पार्शियल इंगेजमेंट जरूर प्लान कर लीजिए, लर्निंग अर्निंग का, इस तरीके से करके। और ये अब जो 2 दिन 3 दिन अपना जो भी थोड़े से एक तरह से इंजॉय कर लीजिए। बड़ा बहुप्रतीक्षित ये रिजल्ट आपके हाथ में आया है। जैसे ही आप मेंटली सेटल हो जाइए तो फिर हम लोग आस्था में इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करेंगे। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए फर्स्ट फेज में हम लोग क्लासेज, दूसरे फेज में फिर मॉक इंटरव्यू भी, सैटरडे संडे में मॉक इंटरव्यू, पटना में भी जरूर एक मॉक, 3 मॉक में से एक मॉक पटना में जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे। आप ऑफलाइन में वहाँ पे मॉक दे सकते हैं। ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है 67 के लिए, जो रिजल्ट आया है उसमें जिनका हुआ है उनके लिए जो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप अपना जो मैसेज, जो नाम और जो रोल नंबर है वो कम से कम भेज दीजिए। तो भेज देंगे तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। और वो मोबाइल नंबर है 9540444460। ठीक है, ये नंबर है, या 8800233080। इसमें से दोनों में से किसी भी नंबर पे आप अपना नाम और रोल नंबर भेज दीजिए, जिससे कि उस ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो, जो एक तरह से एकेडमिक जो आपका फोकस एरिया है इंटरव्यू का, उस फोकस एरिया में हर टॉपिक, जो अभी हमने 7 सेक्शन बताया था, वो सातों सेक्शन पे 2-2 3-3 4-4 एग्जाम्पल लेकर के नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपके बीच में आऊँगा। और वो निश्चित रूप से वो फॉर्मल क्लास होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर से जो मेंस क्वालिफाई किए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, उनका इस बार अंतिम चयन हो जाए, इसके लिए आस्था मेरी ओर से और पूरी आस्था टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।